वन नोट का ही डायरेक्ट फाइल नहीं भेज सकते क्या? हम लोग वन नोट में खोल देंगे वो लेक्चर का स्पेसिफिक। वो लेक्चर का स्पेसिफिक देख मैं ट्राई करूंगा, मैंने ऐसे किया नहीं है कभी, है ना, मुझे पता नहीं कैसे करना है वो। आई ट्राई दैट एंड अगर हो पाएगा वो कर लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके सर चलें स्टार्ट करें। तो हम बात कर रहे थे मेटल कटिंग की, और आज हम बात करेंगे मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन पर। To be true, metallurgy inspection is again a subject in itself, but we'll be limiting ourselves to a very small case of metallurgy inspection, that is limits, fixed, and tolerances. Okay. So it might take a lecture or two lectures to complete this topic. It will also include your the news, what is new added in your syllabus. One is the coordinate measuring machine, वो तो उसमें cover करेंगे हम, computer integrated manufacturing. So apart from it, this coordinate no sorry not coordinate measuring machines will be covering in metrology and inspection, and additive manufacturing will be doing it in computer integrated. So maybe a lecture or a two, or maybe 1.5 lectures, we will focus on metrology inspection, limits, fits, and tolerances. The major part of discussion would be limits, fits, and tolerances. Very easy chapter to be true, and आप लोगों के लिए तो और भी easy होगा. Okay. So सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा, एक सिंपल क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ बच्चों से, और हम इसमें पढ़ेंगे मेट्रोलॉजी इंस्पेक्शन इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस. Let's say this is the whole. Just wait a minute. इतने मीन टाइम आप आंसर करो इसका कि एक होल है.
ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहा था एक, लेट्स से देयर इज अ होल जिसका डायमीटर 50 mm है, इसका सेंटर है यहां से तकरीबन तकरीबन लेट्स से 250 mm अवे, और ये सेंटर है तकरीबन तकरीबन 150 mm अवे। क्या आप मिस्टेक आइडेंटिफाई कर सकते हो इसमें? कैन यू आइडेंटिफाई द मिस्टेक इफ एनी यू फाइंड? सर रेफरेंस हमेशा एक फेस से होना चाहिए, ऐसे एक साइड से अलग ठीक अलग है, पॉइंट मैं, पे। हाँ ओके, बट जो मेजर सबसे बड़ा डिफरेंस, जो सबसे बड़ा यहाँ पर मैं कहूंगा मिस्टेक है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती है, ऐसे तो एरो भी सही नहीं बना, ये भी मिस्टेक है, टू बी ट्रू, बट वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन इज वैल्यूज राइटिंग। एग्जैक्ट नहीं है, हाँ, क्या वैल्यूज एग्जैक्ट लिखती है, वो होते नहीं। वैल्यूज एग्जैक्टली लिखिए, तो भैया जो बंदा मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको कैसे पता है कि होल की डायमीटर 50? तो देखो, एक बात ध्यान रखना जिंदगी में कि एग्जैक्ट 50 कोई नहीं बना सकता, नो वन कैन मेक एग्जैक्ट 50। अच्छा सर, मतलब किस डायमेंशन में हम काम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 1 mm के अंदर होते हैं 1000 माइक्रोन्स। इफ यू वांट टू विजुअलाइज इट देन 1 mm डिस्टेंस लीजिए, इसके 1000 पार्ट्स कर लीजिए, सो वन पार्ट वुड बी 1 माइक्रोन, सो दैट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ओके, अब 1 mm 1000 माइक्रोन, ठीक है सर, एग्री टू योर पॉइंट, व्हाट अबाउट नेक्स्ट? तो मैं आपसे कहूंगा पहले तो एक रीडिंग करना हम सीख जाते हैं, सिंपल है, इससे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएंगे ना। मैंने आपसे बताया, पूछा कि डियर बताओ 23.500 mm, यहाँ थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ, 1 माइक्रोन इक्वल टू 0.001 mm, करेक्ट? नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट डू यू मीन बाय 25.032? इसको कितना mm और कितना माइक्रोन रीड करोगे? हाउ मच mm एंड हाउ मेनी माइक्रोन्स विल यू रीड इट? 25 mm डैश माइक्रोन, बताओ। 32 माइक्रोन। यस, 32। तो आज से आपको 25.032 को इसी तरह से रीड करना है, क्योंकि देख लो ना यहाँ पर, इसको जस्ट 32 से मल्टीप्लाई करो तो 32 माइक्रॉन्स कितना आएगा आपका? 32 माइक्रॉन्स वुड बी 0.032। So the 0.032 mm is nothing but 32 microns, simply, right? So whenever we will talk now, we'll use the language 25 mm, 32 microns, right? One simple question I'll ask, then we can proceed further. What you will call 25.005 mm as? बता दो भाई जल्दी से। 25 mm डैश माइक्रोन, 5 माइक्रोन। ठीक है, करेक्ट। तो ये सिंपल सा बात है, ये तो पहले हमको रीड करना आना चाहिए, ठीक है? इस क्लास में हम अज्यूम करेंगे कि हम एक माइक्रोन से अंदर की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। मतलब अगर कहीं मुझे 1.1 माइक्रोन लिखा दिख गया तो मैं उसे 1 माइक्रोन मान लूंगा, क्योंकि मैं 1.1 मैं 0.1 मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं कर सकता, है ना? नैनो मैन्युफैक्चरिंग होती होती है, ठीक है, बट यूजुअली अगर आप देखेंगे तो 10 माइक्रोन, 20 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 40 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 100 माइक्रोन, इस रेंज की जो एक्यूरेसीज होती है ये काफी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी ये है कि इसमें टॉलरेंसेस नहीं दिए गए। टॉलरेंसेस मतलब आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं दी गई है ऑपरेटर को कि भाई तू इस रेंज में बना, क्योंकि एग्जैक्ट 50 बनाना इम्पॉसिबल है। आप 50.0001 बना सकते हो, आप 50.001 बना सकते हो, which is very close to 50. For all practical purpose, you can take it 50. But still, you have to mention that. Why you have to mention it? See, there are two things you need to understand this.
मैं 50 को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई एक काम कर, प्लस माइनस 0.001 में बना ले, और मैं एक ये भी लिख सकता हूँ 50 प्लस माइनस 0.1 में। विच वन इज मोर चीपर, नंबर 1 और नंबर 2? किसे Two. बनाना ज्यादा सस्ता है? नंबर 2। नंबर 2 को बनाना बड़ा सस्ता है, तो दिस इज अ चीपर ऑप्शन. दिस विल टेक मोर टेक्नोलॉजी. यहाँ पे तो आपको हो सकता है टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में इसे मशीनिंग करना पड़े, और इंस्पेक्शन के लिए भी वैसे ही टूल्स यूज करना. The second one is of course very cheap, not very cheap, to be true, not very cheap, but relatively it is cheaper. तो cheaper है ये relatively. ठीक है सर, फाइन. ना आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, सो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा, इसे हम कहेंगे बहुत टाइट है. वन इज वेरी टाइट टॉप relative to 2, and 2 is very, I mean 2 is to be said not that tight as compared to 1. तो जब भी आप टॉलरेंसेस को टाइट कर रहे हो, डेफिनेटली आप कॉस्ट बढ़ा रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि यार अननेसेसरली आप टॉलरेंसेस को बहुत टाइट करो. जितनी जरूरत है उतना ही दो. अगर आप एक्स्ट्रा टॉलरेंसेस को टाइट करोगे तो व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ इट? कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोसेसिंग टाइम बढ़ जाएगा, और उतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी. आर यू गेट? तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे डिसाइड करें कि व्हाट वेयर परफॉर्मेंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है. बेसिकली दैट विल डिक्टेट, दैट विल डिसाइड कि आपको टॉलरेंसेस कितनी है. नॉट बाय कि चलो 0.01 लिखने की इच्छा हुई तो 0.01 लिख देते हैं, या बहुत ज्यादा सेफ होने की इच्छा हुई तो प्लस माइनस 0.001 लिख देते हैं. यू हैव टू थिंक ऑफ कि इस होल में क्या असेंबल होने वाला है, क्योंकि जहां पे भी होल होगा वहां पर एक शाफ्ट होगी. ठीक है, यू हैव टू असेंबल समथिंग. असेंबली ही होगी तब जाकर you are basically creating a hole over here. So whenever we talk about assembly, definitely you need to take care of the fact that कि भाई ये जो shaft है जो assemble होने वाली है hole के साथ, उसका उसकी requirement क्या है. तो this is expensive. ठीक है सर, तो हम आज के बाद डिसाइड सोच समझ कर टॉलरेंसेस लिखेंगे. आज के बाद हम टॉलरेंसेस लिखेंगे सर होल पर, और वो भी काफी सोच समझ कर लिखेंगे. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस प्रोसीड and let us discuss ki how holes are made. Hole making. So hole making is definitely one of my expertise as a metal cutting consultant. We do lots of क्या कहना चाहिए, research works, or not research works, but yeah, problem solving. To be true, not research but problem solving. Problem solving is also kind of a research only, though not labeled somewhere, not written on papers, but yeah, in industries we don't have time to write papers and do all those things. We do it and we forget. We just keep it in our brain. That's it. So just add to your experience. So hole making basically is a very interesting topic to be discussed right now. It's very important also कि holes कैसे बनाए जाते हैं. Okay, so anyone from you can tell me how you will make hole of 25 plus minus any 0.01 mm. What would be your strategy? Sir, पहले Like drilling how will you start and how will you end? and then boring, sir. Okay. Okay, drilling and boring. So what will be your plan of drilling? आप drilling कैसे करेंगे? Like you will start with straight away 24.5 drill से drill करके फिर छोटा सा metal boring से निकालेंगे, कि drilling भी आप steps में करेंगे? सर ड्रिलिंग छोटे से कैसे, कुछ एक प्लान बता सकते हो आप? मुझे प्लान चाहिए. लाइक एक 6 mm का ड्रिल बिट लेके और फिर उसको बोर कर दिया. मतलब पहले एक छोटा सा ड्रिल बनाया और फिर उसको एक्सटेंड करके बोर कर दिया. ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले तो आपको यूजुअली क्या करते हैं. दिस इज यूजुअल, आई मीन फर्स्ट इज सेंटर ड्रिल करना पड़ेगा. मैं दिखाता हूँ आपको सेंटर ड्रिलिंग में क्या होगा. फिर आपके पास जो भी एक आर्बिट्री चॉइस है, आप 6 mm 8 mm 10 mm पे जा सकते हैं और एक ड्रिल कर सकते हैं. लेट्स से आपने 8 mm चूज किया ये एग्जांपल के लिए.
सर हम डायरेक्टली 24-25 का ड्रिल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ड्रिल से कभी भी एग्जैक्ट साइज नहीं आती। पहली बात तो एग्जैक्टली आप 25 तो कर ही नहीं सकते, और इतना ज्यादा वॉल्यूम अगर एक बार में आप निकालने की कोशिश करोगे तो होल डिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका। ये शाफ्ट, ये एक्सेस डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। Excuse me. और मशीन इतनी रिजिड होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर्क्स ऑन दोज मशीन्स व्हिच आर वेरी रिजिड, टू बी ट्रू, एंड वी डोंट यूज एक्चुअली दिस मेथड। ये मेथड बहुत कन्वेंशनल तरीका है यूज करने का, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम, सो वी यूजुअली फॉलो वेरी प्रोडक्टिव मेथड्स। आई टेल यू व्हाट आर दोस प्रोडक्टिव मेथड्स, बट राइट नाउ दिस इज मोर कन्वेंशनल रिटन इन बुक्स, राइट? So most of the way places you will find this, that 8 mm से आपने start किया, so that sudden there is not increase in the load, okay? और अगर लोड बढ़ जाएगा, वाइब्रेशन होंगे, एक्सिस स्टेडी हो जाएगी, और इसके अंदर जो शाफ्ट जाएगी अगर वो मिसलाइन हो गई, तो फिर अगर दो होल और शाफ्ट अगर दे आर नॉट प्रॉपर्ली अलाइन, तो इन असेंबली इट विल क्रिएट वाइब्रेशन, in assembly if it creates vibration, then your whole machine is of no use. So slowly and slowly we will proceed further, and we can go till अब दो ऑप्शन है यहाँ से आपके पास। चलो एक हम 18 mm तक तो चले ही जाते हैं, और जाना चाहें, ये भी एग्जांपल है, ये आपके पास डिपेंड करता है आपके पास कौन सा ड्रिल अवेलेबल है। फिर यहाँ से आप एक रिमिंग का रास्ता चूज कर सकते हैं, और यहाँ से आप एक बोरिंग का रास्ता चूज कर सकते हैं। बोरिंग का रास्ता चूज किया तो आपने यहाँ पर एक स्टेप होगी आपकी, एक तो रफ बोरिंग होगी और एक फाइनल बोरिंग, फिनिश बोरिंग। और रिमिंग का रास्ता चूज किया तो फिर आपको ड्रिल करना पड़ेगा वापस से, और ये ड्रिल जाएगा आपका 24। ये डिपेंड करता है कि ड्रिल मैन्युफैक्चरर ने आपको क्या दिया हुआ है। इट कैन बी 24.1, 24.2, 24.5 डिपेंड करता है। तो 24 से लेकर 24.5 mm डायमीटर का आपको ड्रिल करना होगा। फिफ्थ, फिर आप एज इट इज रिमर खरीद के लाओगे और रिमिंग फिर रिमिंग करोगे। यूजुअली रिमर्स कैसे आते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। 25H7 ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, दिस इज व्हाट वी विल लर्न टुडे। 25H7 का मतलब क्या होता है कि 25 0.000 से लेकर 0.18 तक। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस वैल्यू कि 0.18 है या 0.19 भी हो सकती है, 0.16 भी हो सकती है, ठीक है? वी विल सी कि इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। I'll explain you that, but right now just take an example कि इसका मतलब क्या होता है। So let's take an example for that kind of hole कि आपको यही बनाना है ना। I'll explain you what is H7. Just now keep it as a, it's a notation. बट इसका मीनिंग क्या होता है मैंने आपको बता दिया। इसको डिकोड करोगे आप, ये कोड है, इसको डिकोड करोगे तो you'll get this. How you get this, that's a very important topic to be discussed. मतलब most of our section would be dedicated in how to convert the codes, how to decode the code, right? So 25 and this is again I'll recheck, we will recheck together in the subsequent in the today's lecture, and we will correct it if it is required, okay? So डायरेक्टली मार्केट में 25H7 का आपको रिमर मिल जाएगा। जस्ट गो विद दैट। आप सीधे 24.5 के ड्रिल में एक 25H7 का रिमर लगा दीजिए। इट विल मेक श्योर कि आपका होल इस रेंज में लाया करेगा। 25H6 के भी आते हैं, 25H8 के भी आते हैं, ऐसे अलग अलग कोड्स के अलग अलग रिमर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसका फायदा क्या हुआ रिमिंग का और बोरिंग का क्या फायदा हुआ, इन दोनों के ऊपर हम बात करते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहेगी। For that, just give me a minute. फिर तो ड्रिलिंग देखो आप कैसे क्या। Drills are the most common. रुको एक मिनट, अभी नहीं दिखेगा आपको।
So let's watch drilling first. Drills are the most commonly used tools for creating. ठीक है, ड्रिल की होल्डिंग हो गई, स्पॉट ड्रिलिंग, ठीक है. दिस इज अ काइंड ऑफ अ सेंटरिंग ऑपरेशन ओनली कि यू आर स्टार्टिंग अ सेंटरिंग, बेसिकली होल को डायरेक्शन दिखाना. स्पैट ड्रिलिंग, अंदर जाना बाहर निकालना, अंदर जाना बाहर निकालना, ये सीएनसी पर होती है. कन्वेंशनल मशीन पे इस तरह की ड्रिलिंग, कन्वेंशनल मशीन पे भी ऑपरेटर ड्रिल करता है, बाहर निकालता है, बट सीएनसी में काम ऑटोमेटिक होता है. अब अगर आप बोरिंग ऑपरेशन देखें, रिमिंग, पहले मैं आपको ड्रिलिंग दिखा दिया हूँ, ड्रिलिंग कैसा होता है वैसे देखा होगा आपने. अब रिमिंग भी देख लो. देखो ये रिमर है, आई होप यू कैन सी. रिमूव है ना, रिमर हमेशा 0.5, 0.1 mm, 0.2 mm, 0.3 mm मेटल रिमूव करता है. तो आपको ऑलरेडी होल ड्रिल करना पड़ेगा, बहुत लो आरपीएम पे होता है, देखिए. और बिल्कुल जिस साइज का रिमर होगा उस साइज का होल बना देगा. ये इंटरनल थ्रेडिंग है, ठीक है, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये थ्रेड्स बनाएंगे. ऑलरेडी होल ड्रिल्ड है यहाँ पर, ये रिमर आएगा, इसको 0.2, 0.4, 0.5 mm, 0.7 mm मेटल रिमूव करके होल को बिल्कुल परफेक्ट फिनिश बना देगा. लुब्रिकेंट ऐड किया, कूलेंट ऐड, कूलिंग कटिंग फ्लूइड है बेसिकली. ठीक है, कितना कम मेटल रिमूव कर रहा है, जस्ट अ स्मॉल बिट ऑफ. कुछ लोग गलती करते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ मेटल रिमूव करके, फिर वो उससे क्या होता है, रिमर खराब हो जाता है. तो रिमिंग ऑपरेशन भी मैंने आपको दिखाया है, इसमें ऑलरेडी आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है, जो साइज है होल का, तो आपको टेंशन लेने का नहीं. अब बात करते हैं बोरिंग की, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बोरिंग ऑपरेशन. बोरिंग, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दिखा रहा हूं मैं आपको. देखिए बोरिंग का टूल है, ये इंसर्ट्स लगी हुई है, ये बोरिंग ऑपरेशन, ये फिनिश बोरिंग हो गई. वो रफ बोरिंग थी, ये फिनिश बोरिंग हो गई. So this is how holes are made. Usually you will see that boring is usually preferred for large holes. ऐसा कोई रूल तो नहीं है, बट इंडस्ट्रीज में हम लोग 20, 25 mm, 30 mm मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा बड़े रिमर्स यूज नहीं करते. हम हमेशा बड़े होल्स के लिए फिर बोरिंग बार्स ही यूज करते हैं. उसका रीजन होता है कि ये बोरिंग, ये बेसिकली पूरी बोरिंग की असेंबली, मैं समझाऊंगा असेंबली क्या होती है. अगर आप ध्यान से देखें तो ये बोरिंग हेड है, दिस इज बोरिंग हेड, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज बोरिंग हेड, एंड दिस इज बोरिंग बार बोल लीजिए, जिसमें यहाँ पर इंसर्ट लगी है, ठीक है. अब मैं आपसे ये कह रहा था, समझिएगा बड़ी बात से मेरी ध्यान को, कि होल्स यूजुअली बड़े होना चाहिए, तो हम बोरिंग यूज करते हैं 30, 40, 50 mm, 60 mm. ऐसा नहीं छोटे होल्स के लिए बोरिंग नहीं की जा सकती. रीजन ये होता है कि रिमर्स बड़े साइज के जो आते हैं ना, अब आप सोचो 60 mm का होल करना है, तो उसका रिमर का थिकनेस कितना होगा, और वो सिर्फ 60 के लिए काम है. तो यार ऐसे केस में पता है क्या होता है, फिर जो रिमर्स होते हैं आपके, अगर वो रिमर्स है ना, यूजुअली बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस आई हैव सीन इन इंडस्ट्रीज, बहुत जल्दी खराब भी हो जाते हैं, और उसको फिर रीग्राइंड कराना, और रीग्राइंडिंग के बाद भी फिर वो एग्जैक्ट फिनिश ना आना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसके साथ. तो इसलिए लार्ज और एक्सपेंसिव भी होते हैं. मतलब एक 60 mm साइज का रिमर है, तो एग्जैक्टली डू नॉट रिमेंबर प्राइस, बट 20-30,000 के आसपास आ सकता है ना. बट मैं आपको बताऊं अभी बड़े होल्स के लिए हम क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. ये अब इसका और अच्छा वीडियो दिखाता हूँ आपको. एक वॉल हाफ्टर वॉल वॉल्टर का होगा. वॉल्टर्स आर वन ऑफ द पायनियर्स इन मैन्युफैक्चरिंग दिस बोरिंग हेड्स. इसे माइक्रो बोरिंग हेड कहते हैं. इससे क्या करते हैं आप लोग कि यू विल रोटेट दिस, राइट, यहां से देखिएगा आप रोटेट करेंगे आप. ये जो टूल है आपका, लेट मी फर्स्ट हेल्प यू विद दिस.
जैसे ये आपने देखा, मैं इनफैक्ट आई हैव अ पिक्चर आल्सो, पिक्चर ओनली। ये जो पार्ट है ना आपका, जब आप यहाँ पे रोटेट करोगे इसको, तो ये पार्ट इधर ट्रांसलेट होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो बेसिकली दिस, यहाँ पर आपने की फंसाया, इसको रोटेट किया, यहाँ पर हम इसको रोटेट करते हैं, तो ये पार्ट आपका ट्रांसलेट करेगा। अब इसे माइक्रो बोरिंग बार इसलिए कहते हैं या माइक्रो बोरिंग किट इसलिए कहते हैं, क्योंकि यार एक रोटेशन में आप एज स्मॉल एज 1 माइक्रोन भी इसको मूव करा सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस। एक बार आपने इसको रोटेट किया यहां से, तो ये 1 माइक्रोन शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? आपके पास ऑप्शन होता है, आप 10 माइक्रोन्स करो, 20 माइक्रोन्स करो, 50 माइक्रोन्स करो, दैट इज व्हाट इट इज। तो ये बिल्कुल फिनिश बोरिंग के लिए एकदम एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी। अब यहाँ पर एक बात और कहूंगा मैं अक्षय की, एक्चुअली में जनरली अगर आप देखेंगे तो ये आपने कभी देखा नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। बाकी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जहां पर ये नहीं होता है वहां पर क्या होता है, यहाँ जहां पर ये नहीं होता है वहां पर अंदाजे से काम होता है। मतलब ऑपरेटर जो होता है वो उसको हथौड़े से लेता है, he'll take a hammer, और what he'll do is वो उसको टूल को ना, यहाँ पे बिट लगी हुई होती है, तो उसको से ना हथौड़े से मार मार के थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, ऐसे ऐसे। ये बोइंग बार रहता है उसका, यहाँ पर लगा रहता है पीस को ना, ऐसा हल्का सा बढ़ाता है और एक छोटा सा कट लेता है, और फिर चेक करता है कि सही बना कि नहीं बना, और फिर सही बनता है तो वो आगे बढ़ जाता, नहीं तो उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन करता है। तो वहां पर बिना इसके आपको मतलब कहना चाहिए एक्सपीरियंस से काम होगा, जुगाड़ बोलते हैं जिसको हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा चलती है। बट ये है एक्चुअल टेक्नोलॉजी जो ऑटोमोबाइल और जो पीपल हु आर एक्चुअली वेरी सीरियस इन मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो क्या करते हैं वो लोग, देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये डाया चेंज करा, इसे ट्रांसलेट करके और इसे लॉक कर दिया ताकि मूव ना हो भी। अब देखिए 39.5 का होल है, ये आया, रिमूव किया। आई होप यू कैन सी दिस, राइट। सो व्हेन यू अप्लाई रोटेशन, व्हेन यू रोटेट दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट रोटेट करोगे तो ये ट्रांसलेट होगा इस तरह से। तो ये ट्रांसलेशन के कारण आपका होल का डायमीटर कम ज्यादा हो सकता है। सो आई थिंक 40 mm, राइट, 39.5 था ना, 40 mm, 40 mm नहीं, 400 माइक्रोन्स रिमूव किया है। ये 40S6 से सीखेंगे हम कैसे इसको डिकोड करना है, डोंट वरी। So this is about boring, micro boring arrangement and all those things. और कोई वीडियो है क्या आपके लायक? एक ये भी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं, इसे हेलिकल इंटरपोलेशन, हेलिकल बोरिंग कहता है सीएनसी मशीन पर। ये तो बड़ी शानदार है, आपको पसंद आएगी। एंड मिल से करते हैं, हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है टूल आपका, देख रहे हो क्वालिटी ऑफ द होल मेड, बहुत अच्छा मेथड है ये। चलिए तो 1 मिनट दीजिए मुझे। तो ये रिवर्स है आपके यहाँ पर, ये ड्रिल है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। और ये माइक्रो बोरिंग किट है, यूजुअली रेप्यूटेड इंडस्ट्रीज में ही यूज होंगी, आप लोकल टूल रूम में ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये 2 तरीके हैं बेसिकली।
अब माइक्रो बोरिंग किट है, तो माइक्रो बोरिंग किट का फायदा क्या हुआ, इट कैन कवर, मतलब एक बार आपने खरीद ली एक किट, तो आप 10 या जो भी मिनिमम डायमीटर कंपनी रिकमेंड करती है वहां से लेकर तो 140 150 तक कवर कर सकते हैं, है ना। अटैचमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट उसके लिए, इसमें एक पर्टिकुलर साइज के लिए एक पर्टिकुलर एमआर लगेगा। सो इट इज इट इट क्रिएटेड, आपको हर एक होल के लिए रेमर मेंटेन करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रीज में यूजुअली हम इसलिए क्या करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि रैंडमली 16 का होल भी दे दिया किसी प्लेट पे, किसी पे 18 का दे दिया, किसी पे 20 का दे दिया, नहीं नहीं नहीं, वी मेक अ कॉमन होल, ताकि उसकी टूलिंग्स को मैनेज करना बड़ा आसान हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब क्या होता है ना, डिजाइनर है, कोई मैच्योर डिजाइनर आया, बच्चा है, नया नया है, वैसे तो वो डिजाइनर होना नहीं चाहिए था उसको, बट आ गया कहीं से, अब उसको प्रैक्टिकल का नॉलेज ज्यादा नहीं है, तो उसने क्या करा, ड्राइंग बनाई, ड्राइंग बनाने में उसको डिसाइड करना था 16 लो 18 लो, तो उसने 16 डिसाइड कर लिया। फिर उसको थोड़ी देर बाद मूड आया, यार 16 के बहुत सारे दे दिए, चलो 18 ले लेते हैं। हाँ, तो ऐसे काम नहीं होता, आपको सोचना होगा, अगर आप 16 दे रहे हो, आप 18 दे रहे हो, तो आप दोनों को 16 दो, जहां छोटा होल हो सकता है वहां छोटा होल दो, उतना कम मटेरियल रिमूव करना होगा, उधर शाफ्ट की साइज चेंज करो, आप कोशिश करो चेंज करने। दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन, जिससे टूल को मैनेजमेंट बड़ा आसान होता है, राइट। दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग इज, मैंने आपको बता ही दिया रिमिंग और बोरिंग के बारे में, कि यूजुअली छोटे होल्स में हम रिमर यूज करना प्रेफर करते हैं, ताकि हमें, मतलब बोरिंग बार में यहाँ टाइम लगता है ना, इसमें सेटिंग टाइम लगता है। इसका इसका अगर आप देखें कुछ सटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो वन रिमर, वन होल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेटिंग टाइम, बस आपको निकाल के लगाना है, इतना टाइम तो लगेगा, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सेटिंग टाइम। यहां पर क्या है, वन बोरिंग बार, वन बोरिंग अटैचमेंट बोल देता हूं मैं अभी तो, many, I must say many holes, that depends on the company कि वो किस रेंज की है, और आपने आपने क्या परचेज किया, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज करिए। कंपनी तो सब कुछ बनाती है, वॉल्टर है, सैंडविक है, टिग्यूटेक है, स्कार है, दे आर ऑल मतलब pioneers in the field of manufacturing cutting tools। वीडिया है, कैना मेटल है, okay, one boring bar attachment, many holes, that's what it is। और relatively you need more setting। Usually preferred for small holes। ऐसा कोई रूल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि 40 का डायरेमर नहीं मिलेगा आपको, एक जस्ट प्रेफरेंस होती है मेटल कटिंग स्पेशलिस्ट की, कि वो प्लान कर रहा है अपने टूल्स, तो उस तरह से करे। Because this is one type of my profession I do, like I plan tools for industries, so that's why I'm telling you this, कि usually मैं इसी तरह से प्लानिंग करता हूँ कि भाई पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन कराते हैं हम होल्स का। शाफ्ट में तक लफड़ा नहीं, शाफ्ट में तो आपको टर्निंग करनी है, एक टूल में काम हो जाता है आपका, तो इसलिए हम शाफ्ट के साथ खेल बदल कर सकते हैं, होल्स के साथ ज्यादा नहीं करते। और फिर उसके बाद होल्स के स्टैंडर्डाइजेशन के साथ साथ फिर हम रिमर्स भी, जहां पर रिमर यूज करना होता है वहां पर रिमर रिकमेंड करते हैं उन लोगों की मैन्युफैक्चरिंग टीम को, कि आप यहाँ पे रिमिंग करिए। और जहां पर हमें लगता है कि नहीं, इन्हें बोरिंग बार जरूरत ही है, 2 4 5 डिफरेंट डिफरेंट साइज के होल्स हैं, तो फिर हमें बोरिंग बार भी देते हैं, रिकमेंड करते हैं परचेज करने के लिए। फिर वो लोग बोरिंग बार परचेज करते हैं एज पर द रिकमेंडेशन। उसमें भी फिर अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी की जरूरत है, तो मे बी 1 or 2 बोरिंग बार्स आर देयर, है ना। तो बहुत सारी कहानी है वो तो। Usually preferred for small holes for enlarging। Pre-drilled hole। Right. That is very basic talk about rimming and boring। तो होल मेकिंग कैसे होती है, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू यू नाउ, एंड इट्स अ वेरी, इफ नॉट एन इजी जॉब। यू नीड टू वर्क, यू नीड टू, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है होल मेकिंग में, होल टेढ़ा हो जाना। मतलब जैसे डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं ना सर्दी के, वैसे समझ लो कि एक मेटल कटिंग
कंसल्टेंट के पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं कि सर होल टेढ़ा हो गया, और ये पता कहाँ चलता है, यूजुअली असेंबली में पता चलता है। ये तो बहुत ज्यादा मैंने आपको इंक्लाइन करके दिखा, इतना नहीं होता है, बट यस इतना भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, बोथ क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो नीड टू रेक्टिफाई दिस। बोरिंग से ये सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बोरिंग मशीन के एक्सेस पे घूमता है। अगर मशीन की एक्सेस सही है, स्पिंडल की एक्सेस सही है, स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल मशीन का वो पार्ट होता है जो रोटेट होता है, और दूसरे साथ टूल या वर्कपीस जुड़ा हुआ होता है, डिपेंड करता है मशीन टू मशीन। तो अगर टूल लगा हुआ है तो टूल भी उस एक्सिस को फॉलो करेगा जिस एक्सिस पे स्पिंडल लगा हुआ है, और उसे फर्क नहीं पड़ता अगर पहले से होल भी आपका टेढ़ा है ना, तो वो बोरिंग बार उसको सीधा कर देगा, बोरिंग उसको सीधा कर देगा। बट रिमर यूजुअली क्या करता है, रिमर प्री ड्रिल्ड होल का पाथ फॉलो करता है। तो ये भी प्रॉब्लम आती है रिमिंग में कि एक्सेस करेक्शन नहीं कर पाता। एक्सेस करेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान की बात थी, ये सब थोड़ा जानना जरूरी था आपको, ताकि हम आगे समझें कि होल मेकिंग करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड स्पेशली 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन 30 माइक्रोन के साथ खेलना, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, राइट। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब हम ये तो मैं लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। देखिए, मैं तो इसका बड़ा एक सिंपल मेथड आपको बताऊंगा, वो ध्यान रखिएगा, डायग्राम बनाइएगा, मैं तरीके सिखा दूंगा आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली गेट व्हाटएवर यू आर अप्लाइंग फॉर। चलिए 1 मिनट दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो चलिए अब मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, बस वो तरीका फॉलो करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नॉट अ वेरी बिग डील।
देखिए साइज ऑफ अ पार्ट टू विच, इसको छोड़ते हैं अभी, पहले हम समझते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल एक होल लेते हैं 25 कुछ भी ले लो यार, प्लस माइनस 0.04. अब इसको सबसे पहले आपको ड्रॉ करना आना चाहिए. डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं मैं आपको, ध्यान रखिए. तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बना. इस स्ट्रेट लाइन को जो भी यहाँ पे जिस पे भी आपने टॉलरेंस लगाए हैं, किस पे लगाए हैं आपने टॉलरेंस 25 mm पर, तो इसे 25.00 लिखते हैं. अब यहाँ से 40 माइक्रोन ऊपर, मैंने बताया इसको मैं 40 माइक्रोन रीड करूंगा और 40 माइक्रोन नीचे. बेसिकली यू हैव टू टेक 2 पॉइंट्स, या 2 लाइन ले लें, लाइन लेना ज्यादा बेटर है. इसे जस्ट एक रेंज बना लें कि भैया इस रेंज में आपको बनाना है. इस साइज का कोई सिग्निफिकेंस नहीं. तो ये साइज कोई सिग्निफाई नहीं, ये लेंथ कुछ एक्स एक्सिस को सिग्निफाई नहीं करती, जो भी है यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाई एक्सिस. ठीक है, तो रैंडमली मैंने चूज कर लिया बस कि थोड़ी जस्ट टू शो. So that's all. So this is how you can represent 25 plus minus 0.04 on a diagram. Okay. And this representation will play a very important role in solving numericals. Okay. I'll explain you that how. चलिए इसी डायग्राम की मदद से हम समझते हैं कि ये जो चीजें लिखी है यहाँ पर, इनका मतलब क्या होता है. तो पहली टर्म लिखी है यहाँ पर बेसिक साइज. साइज ऑफ अ पार्ट टू विच ऑल द लिमिट्स और वेरिएशंस आर अप्लाइड. तो ये वेरिएशन जो है ना कि भैया 25 एग्जैक्ट नहीं बना सकते तो कितना वेरी कर सकते हो, इसे हम टॉलरेंसेस कहते हैं. लिमिट ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड एज टॉलरेंसेस. तो जिस पे आप लगा रहे हो, किस पे लगा रहे हो, 25 पे, वो आपकी बेसिक साइज. अब जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो लेट्स से ये तो आपका बेसिक साइज, मैं लिख देता हूं 25. अब लेट्स से आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, लेट्स से ये होल, फॉर एग्जांपल दिस इज अ होल, तो यहाँ होल लिख देते हैं. 25 प्लस माइनस 0.4 का होल भी हो सकता है, शाफ्ट भी हो सकती है. लेट्स से दिस इज अ होल. आपने जब ड्रिल किया होल को, यू रियलाइज दैट कि यार उसका वैल्यू आया 25.02. Can you tell me whether this is a part is okay or not okay on inspection? Inspect करने के बाद you identified this, whether this is part is okay or not okay. Not okay. This part is not okay, and this part, तो ये तो सर not okay. और ये पार्ट 24, ये क्योंकि कहाँ लाया करेगा 24.02 यहाँ लाएगा. So anything which lie within this region is okay, and anything which lies out of this region, let's say for example 24.950. Can you tell me what about this okay, not okay, 24.950? अच्छा, this is okay. Sorry, I'm sorry, this is okay. Okay, I'm sorry. ये okay है, not okay है? Not okay. ये okay कहाँ से हो गया भाई? Not okay. Not okay. ये कितना होगा आपको? 24.960 और ये होगा 24.04. यही आएगा, सॉरी 25.04. तो 25 में से 40 माइक्रोन का 24.960, तो 50 माइक्रोन किधर लाया करेगा? 24.950 किधर आएगा? ये तो आएगा 25 से लेकर 24, तो इधर आएगा ना 24.950, आउट ऑफ द लाइंस, आउट ऑफ द लिमिट्स. इसलिए ये क्या होगा? ओके, कंफर्टेबल, सिंपल. तो जो भी है वो इस रेंज में होना चाहिए. दैट्स इट. व्हाटएवर इट शुड बी, जो भी आप मेजर करो, दैट मेजरमेंट शुड लाई विद इन दिस range. Okay, so on the basis of that, operator will decide whether the part is okay or not okay. So this is what is actual size which you measure. This is actual size. It can be okay, it can be not okay.
नेक्स्ट इज लिमिट ऑफ द साइजेस। इसी को ले चलते हैं आगे कॉपी करते हुए। इसी को कॉपी करता हूँ। लिमिट्स क्या होती है? लिमिट्स आर द टू एक्सट्रीम परमिसिबल डायमेंशंस ऑफ द पार्ट। मतलब ये 24.040 आपकी अपर लिमिट होगी और ये आपकी लोअर लिमिट होगी। जो छोटा है वो लोअर लिमिट है। टॉलरेंस क्या हो गया? तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या हो गई आपकी 25.040, लोअर लिमिट हो गई 24.96। टॉलरेंस क्या हुआ? टॉलरेंस इज योर 40 + 40 80 माइक्रोन, तो टोटल 40 80 माइक्रोन। ये बायलैटरल है क्योंकि दोनों तरफ है लगे। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिलैटरल हो, मतलब एक ही तरफ हो, मतलब दिस इज आल्सो पॉसिबल। यूनिलैटरल का पॉसिबिलिटी क्या होगा? और ये भी हो सकता है। This is unilateral. What is bilateral? The current example we have taken. I'll talk about unilateral also in the next problem. तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको क्लियर हुआ। लिमिट्स ऑफ साइजेस आपको समझ में आया क्या होता है। टॉलरेंसेस समझ में आया आपको क्या होता है। बेसिक साइज आपको समझ में आया क्या होता है। जीरो लाइन क्या होती है? जीरो लाइन, इस लाइन को हम जीरो लाइन, दैट इज अगेन वेरी सिंपल। इसको वापस कॉपी कर लेते हैं। अपर डेविएशन, व्हाट इज अपर डेविएशन? अपर डेविएशन मतलब अपर लिमिट जीरो लाइन से कितना डिस्टेंस पर है, तो दैट इज 40 माइक्रोन्स। तो अपर डेविएशन इज +40 माइक्रोन्स and lower deviation is -40 microns. This is very important to mention that it is plus or minus. This minus has its importance क्योंकि यहाँ तो बायलैटरल है, तो इट इज कॉमन सेंस कि चलो एक +40 है तो एक -40 होगा या -30 होगा। बायलैटरल का मतलब ये नहीं है कि इक्वल होगा +40 -40। बायलैटरल का मतलब ये कि एक प्लस एक माइनस, एक +40 भी हो सकता है, एक -30 भी हो सकता है। बट यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि you have to mention whether the lower deviation or upper deviation is plus or minus. अपर डेविएशन लोअर डेविएशन दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, अपर डेविएशन लोअर डेविएशन दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। ऑल कैन बी ऑल। मीन डेविएशन मतलब ये तो टाइम पास इतना काम का नहीं है। 40 - 40 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज अर्थमेटिकल मीन लेंगे तो I think you won't include the negative sign, right? In algebraic mean you will include the negative sign, so that makes it मेन इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो डेविएशन है वो है फंडामेंटल डेविएशन। इसको मत भूलना, बहुत पूरा सब्जेक्ट स्टडी। दिस इज अ डेविएशन आइदर द अपर और द लोअर, कुछ भी हो सकता है। लोअर और अपर दोनों में से कोई एक होगा, व्हिच इज नियरेस्ट टू द जीरो लाइन फॉर आइदर होल और शेप। तो भैया यहाँ पर कौन सा अपर डेविएशन क्लोज है कि लोअर डेविएशन क्लोज है जीरो लाइन, बताएं। दोनों सेम है। दोनों सेम है। तो इस पर्टिकुलर केस में +40 भी हो सकता है और -40 भी हो सकता है। अब सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो सेम पॉइंट्स को आंसर करते हैं। आप लोग आंसर करते जाइएगा। ये कोई होल है तो पहले 25 बना लिया मैंने। 25 पे टॉलरेंस अप्लाई करें 20 माइक्रोन और 80 माइक्रोन। पहला क्वेश्चन, बेसिक साइज बताओ कितनी होगी इसकी? 25। दूसरा बताओ। दूसरा ये है कि अपर लिमिट क्या होगी? अपर लिमिट बताओ। 25.08। अपर लिमिट पूछ रहा हूँ, है ना? 25.0। अपर डेविएशन क्या होगा?
80 में। लोअर लिमिट क्या होगी 25.0, लोअर डेविएशन क्या होगा 0 या 8 और 20 माइक्रोन व्हाटएवर यू कॉल इट। चलो मेन तो है फंडामेंटल डेविएशन बताओ कितना होगा 20 प्लस 20 के साथ प्लस बोलना बहुत जरूरी है, -20 भी बोलना। टॉलरेंस बताओ, मतलब टॉलरेंस विड्थ बताओ कि टॉलरेंस की थिकनेस कितनी है। 60 माइक्रोन। हाँ 60 माइक्रोन ये तुम्हारे ठीक है। भूषण टॉलरेंस इज नॉट, अच्छा तुमने 80 पता नहीं किसका जवाब दिया है, तो टॉलरेंस है 60। हाँ अपर डेविएशन। हाँ अपर डेविएशन ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो यार ये है, ये चीजें आपको आना चाहिए, बस आइडेंटिफाई करना। तो डायग्राम दे दिया है आपको तो ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं सिंपल सा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशल केस ये भी हो सकता है। हाँ, मैं आपको ठीक है, तो दैट मीन्स दैट ये डिस्टेंस कितनी है आपकी -40, और ये डिस्टेंस कितनी है -60। पहला क्वेश्चन, अपर लिमिट क्या है बताओ, अपर लिमिट क्या है? बताओ मुझे। 24.96। 24.96। 24.96 ठीक है। तो भाई ये अपर लिमिट होगी, जो बड़ा है वो अपर लिमिट है, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 24. ठीक है, ये ध्यान रखिए गलती ही ना करिएगा। तो यहां से अपर डेविएशन कितना होगा आपका 40 माइक्रोन, और लोअर डेविएशन कितना होगा 40 माइक्रोन होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, -40 माइक्रोन होगा, और ये -60 माइक्रोन। टॉलरेंस विड्थ कितनी होगी 20। हाँ, अब टॉलरेंस विड्थ में प्लस माइनस की जरूरत नहीं है, टॉलरेंस विड्थ है आपकी, इसको लिख दो 20 माइक्रोन। अच्छा तीसरा है, अब बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, फंडामेंटल डेविएशन कितना है, सही जवाब देना अभी जो -40। फंडामेंटल डेविएशन -40 ठीक है। तो फंडामेंटल डेविएशन तो आपका बिल्कुल सही जवाब है -40 मेरे को। तो बेसिकली इसी तरह की सिंपल सिंपल सी कहानियां हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको और हम आगे बढ़ाते हैं, तो इसे मैं -40 माइक्रोन लिख देता हूँ। चलिए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी में, टाइप्स ऑफ। ठीक है देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि लेट्स से एक इंडस्ट्री है जहां पर बहुत सारे होल्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ऐसी प्लेट है, प्लेट पे होल ऐसे थाउजेंड होल, 1000 होल्स आर देयर राइट। और इसी से मेट कराने के लिए ऐसी मान लीजिए 1000 शाफ्ट। अभी 1000 होल्स हैं और 1000 शाफ्ट,
अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक ये वाली शाफ्ट ही इसी होल के साथ मेट हो, रैंडमली कोई भी किसी के साथ असेंबल हो सकता है। दैट इज अ फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट। अब पहले अगर हम स्टार्ट करें तो दो चीजें हो सकती है, या तो शाफ्ट कैन इजीली स्लाइड इनसाइड द होल, दैट इज कॉल्ड एज क्लियरेंस फिट, or otherwise shaft won't go easily inside the hole. You have to apply mechanical forces or may take some time help of thermal forces and make the shaft and insert the shaft, right? That is called as interference. तो हम clearance fit अगर देखें यहाँ पर सबसे पहले, तो क्लियरेंस फिट में एक बात तो सत्य है कि स्लाइडिंग होगी, मतलब शाफ्ट is always smaller than hole. शाफ्ट हमेशा होल से छोटी होगी। मतलब क्या हुआ फिर इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिए कि अगर ये होल है तो शाफ्ट हमेशा नीचे होगी। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी से बड़ी शाफ्ट है, कौन सी है बड़ी से बड़ी शाफ्ट? दिस इज लार्जेस्ट शाफ्ट, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट होल। तो बड़ी से बड़ी शाफ्ट भी जो है वो छोटे से छोटे होल से छोटी है। सो आई कैन इवन राइट लाइक दैट, इवन smallest या even largest shaft is greater than, sorry, smaller than smallest hole. तो इसी के बेसिस पे यहाँ पर एक कंडीशन बन जाती है कि आपसे पूछा जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है गेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, कि मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा। बता सकता है कोई बच्चा मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस? बताओ मैक्सिमम क्लियरेंस कितना होगा? 60। 90 माइक्रोन्स। 90 माइक्रोन्स। देखो मैक्सिमम क्लियरेंस कब होगा? जब बड़े से बड़ी शाफ्ट, सॉरी छोटे से छोटी शाफ्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट शाफ्ट, छोटी से छोटी शाफ्ट सबसे बड़े होल में जाएगी, बिगेस्ट होल। आप कुछ सोचो ना, तो कॉमन सेंस है। जितनी छोटी ये शाफ्ट होगी और जितना बड़ा ये होल होगा उतना ज्यादा ये क्लियरेंस होगा। तो ये मैक्सिमम क्लियरेंस होता है आपका कब? मैं फॉर्मूला नहीं लिखा था इसमें, बिगेस्ट, मैं कभी फॉर्मूले से नहीं पढ़ाता हूँ ये चैप्टर। बिगेस्ट शाफ्ट, सॉरी, स्मॉलेस्ट शाफ्ट इन बिगेस्ट होल, that is nothing but I think 90 microns, right? चलो अब मिनिमम क्लियरेंस बता दो कितना हो? 20 micron. ये बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चंस हैं, गेट में आते ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसरो में सब में आते हैं। स्मॉलेस्ट क्लियरेंस कब होगा? जब आप शाफ्ट बड़ी से बड़ी रखो और होल छोटे से छोटा रखो। अब बड़ी से बड़ी शाफ्ट जब छोटे से छोटे होल में असेंबल होगी तो you'll get the minimum clearance. So biggest shaft and smallest. So that is nothing but biggest shaft is this one and smallest hole is this one. So you get a 20 microns.
तो डायग्राम बनाने का ये फायदा होता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि कौन सी फिट है, और फिट डिफाइन होने के बाद मैक्सिमम क्लियरेंस या मिनिमम। जस्ट अ मोमेंट। चलिए, तो ये तो हो गया आपका क्लियरेंस फिट, राइट। अब बारी आती है नेक्स्ट फिट की, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस फिट। इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है? Sorry. कि होल या shaft is always greater than hole। मतलब अब लेट से ये होल है, होल ही रहने देते हैं, शाफ्ट को ऊपर पहुंचे, राइट। तो ये है 20.00, ये है लेट्स से 20 microns। This is given as let's say 60 microns, and this is given as let's say 80 microns। So यहाँ पर आपसे मैं पूछूंगा कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना हुआ, तो कैन यू टेल मी द आंसर? एट्टी 80 microns। मैक्सिमम इंटरफेरेंस कब होगा? यहाँ पर क्या है आपका? होल तो देखो छोटा है, और जो शाफ्ट है आपकी वो बड़ी है। तो बेसिकली यू हैव टू यूज सम मैकेनिकल फोर्सेस, एंड जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू illustrate, so this is a shaft, this is a hole, let's say इसका साइज ये जा नहीं रहा है, इसमें साइज छोटा है, तो मैं डक्टिलिटी को एक्सप्लॉइट करूंगा मटेरियल की, आई विल अप्लाई सम फोर्सेस एंड मेक श्योर कि ये अंदर चला रहा है। So maximum interference is when biggest shaft goes in the smallest hole। So that is 80 minus 20, 60 microns। और मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? बता। 40 microns। मिनिमम इंटरफेरेंस होगा आपका बिगेस्ट शाफ्ट, स्मॉलेस्ट शाफ्ट, ये स्मॉलेस्ट शाफ्ट, देन बिगेस्ट होल, मतलब 60 minus 20, 40। सर वो मैक्सिमम 80 आएगा ना? ओके, आई एम सॉरी, 80 आएगा बिल्कुल, 80 minus 20 नहीं, 80 आएगा, बिल्कुल 80 आएगा। बिगेस्ट शाफ्ट एंड स्मॉलेस्ट होल, ये स्मॉलेस्ट होल है आपका, ये बिगेस्ट शाफ्ट है आपका, तो 80 ही आना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है, 80। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। और मिनिमम इंटरफेरेंस में क्या आएगा? स्मॉलेस्ट शाफ्ट in biggest hole, मतलब even smallest shaft is bigger than the biggest hole, that's why it's an interference rate। So that gives you around 60 minus 20, 40 exactly। इंटरफेरेंस फिट की बात है। थर्ड इज नॉट द neither
ऑफ देम कंप्लीटली और बोथ ऑफ देम, तो ये लेट्स से होल है। ट्वेंटी 31, हाँ एक कॉपी डालेगा। ठीक है, तो यहां पर हम, ये तो 30 माइक्रॉन हो गया आपका, ये 0.00। अब इसके बाद लेट्स से दिस इज अ शेफ्ट, ओके, ये होल है, ये शाफ्ट है, और यहां पर दिस इज 20 एंड लेट्स से दिस इज 69। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर दोनों टाइप्स ऑफ फिट पॉसिबल। कैसे? देखिए, अगर मैं ये होल लूं और ये शाफ्ट लूं, मतलब मैंने क्या लिया, लेट्स से 20.03 का होल लिया और शाफ्ट ली मैंने 20.02 की, तो ये क्लियरेंस बन जाएगा, करेक्ट। और अगर आपने यहां पर होल लिया, होल आपने ये ले लिया चलिए, और आपने शाफ्ट ले ली रैंडमली कोई सी भी, इसे अगर हम चलिए क्रॉस क्रॉस दिखा देते हैं, तो ये वाला जो फिट होगा आपका, ये इंटरफेरेंस होगा। तो ऐसा कब देखने को मिलेगा? जब आपके टॉलरेंस जोन जो है वहां पर ओवरलैप, so we have an overlap over here. So because of this overlap we are actually having this kind of situation, right? So anything is possible, so this is called as transition. अब एक मिनट दीजिए, एक क्वेश्चन देता हूं आपको करना, गेट के कुछ क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे कैसे आता है, या शीट में भी हो सकता है क्वेश्चन है। इसमें नहीं है, मैं दिखाऊं क्या क्वेश्चन, एक मिनट। Okay, so these are the questions, just try to attempt them one by one and tell me the options.
ओके, तो नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट वाला सेकंड क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट का आंसर आ जाना सीधे अभी तक। ये गेट 2000 आई थिंक क्वेश्चन है 2004 एंड 2007। ऐसे क्वेश्चन बड़े फेमस हैं गेट में। शाफ्ट ऑफ साइज +40 -10। बिना डायग्राम के सॉल्व ना करें, नहीं तो नहीं बनेगा। होल जो है आपके वो है ठीक है। सी अगेन, ओके, दिस इज 40 माइक्रॉन्स, दिस इज 20 माइक्रॉन्स। मैक्सिमम पॉसिबल क्लियरेंस कब होगा? जब छोटी से, और ये कितना है 10 माइक्रॉन। जब छोटी से छोटी शाफ्ट बड़े से बड़े होल में जाएगी, दैट इज 30 माइक्रॉन। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो एक होल है which has been specified by 40.00 and this is 50 microns. This is hole. The mating shaft has a clearance fit with a minimum clearance of 0.01. देखिए क्लियरेंस फिट है तो एक बात तो बिल्कुल सत्य है, क्या कि जो आपकी शाफ्ट है वो नीचे होगी हमेशा होल से। होल से शाफ्ट हमेशा छोटी होगी, शाफ्ट हमेशा होल से छोटी होनी चाहिए, करेक्ट सर? योर शाफ्ट विल ऑलवेज लाई ओवर हियर। और मिनिमम क्लियरेंस कब होगा? जब बड़े से बड़ी शाफ्ट, तो दिस इज योर बिगेस्ट शाफ्ट mates with the smallest hole. So this is actually given to you as 10 microns. The tolerance on the shaft is 40 microns. तो बेसिकली अगर आप इस क्वेश्चन से कुछ लर्न करें तो आपको फंडामेंटल डेविएशन दिया हुआ है यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो, और एक आपको टॉलरेंस विड्थ दी हुई है, so that you can draw the entire shaft, you can draw the entire diagram, right? आपको मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल, sorry, smallest shaft when mated with the biggest hole. Forty, 50, 50, 100 microns. C is the correct answer. Okay. So basically, this is how the first type of questions are being asked over here. Second है code वाले questions, right? So see that. पीछे ज़्यादा छूट गया। हाँ, एक ही और देख लेते हैं, होल बेसिस सिस्टम और शाफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम का मतलब ये हुआ कि आपने होल की साइज को फिक्स कर दिया और शाफ्ट की साइज को वेरी करा अलग अलग असेंबलीज के लिए। अब एक इंडस्ट्री है, वहां पर क्या होता है मैंने आपको बताया, एक इंडस्ट्री में कहीं पे क्लियरेंस फिट की भी जरूरत हो सकती है, कहीं पे स्लाइडिंग फिट मतलब, और कहीं पर क्या कहते हैं हम, इंटरफेरेंस फिट की भी जरूरत हो सकती है।
तो आप होल की साइज को फिक्स कर दें ताकि अलग अलग रिमर ना लगे। जैसे आपने ये होल को फिक्स कर दिया और आप अलग अलग शाफ्ट साइज यूज करें। ये शाफ्ट ले लेंगे तो आपको इंटरफेरेंस मिल जाएगा, ये शाफ्ट ले लेंगे तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, लाइक दैट। तो when the hole is kept as a constant member, that is the lower deviation of the hole is zero. तो lower deviation of the hole zero है। ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर अगर आप ले लेंगे तो lower deviation of the hole won't be zero, it would be this much. तो this is hole basis system। अब शाफ्ट आपकी डिफरेंट डिफरेंट वेरी करेगी। एक होता है शाफ्ट, तो यूजुअली इंडस्ट्रीज में होल बेसिस सिस्टम यूज किया जाता है क्योंकि होल के लिए टूल्स बहुत सारे लगते हैं, शाफ्ट के लिए एक ही टूल, दो टूल में काम हो जाता है, फिनिशिंग और रफिंग, राइट। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट की साइज फिक्स करके होल को वेरी करते हैं। तो शाफ्ट इज केप्ट एज अ कांस्टेंट मेंबर, दैट इज द अपर डेविएशन ऑफ द शाफ्ट इज जीरो। मतलब ये लगेगा आपको, ये अपर डेविएशन जीरो हो गया और ये शाफ्ट हो गई। ये अलग अलग होल होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो होल बेसिस सिस्टम फिनिश प्रेफर किया जाता है क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा दिया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब बात करते हैं, हमें कोड डेवलप करना है। वी नीड टू डेवलप अ कोड। एक्चुअली वी नीड टू लर्न हाउ टू डिकोड दैट कोड। लेट्स से 60S7 इज रिटन। या उस प्रॉब्लम में आपने देखा था एक वीडियो में 40S6 लिखा हुआ था। तो आप, ये कोड है आपका, और जब आप इसे डिकोड करोगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ये डायग्राम आ जाएगा। तो आपको क्या सीखना है कि कोड से डायग्राम बनाना। अभी तक तो मैं आपको स्ट्रेट अवे दे देता था कि भैया ये 25 प्लस माइनस 0.02 है, तो आप डायग्राम बनाकर आंसर दे देते थे। अब थोड़ा सा और एडवांस होना पड़ेगा आपको। जब ये कोड है आपका और इसको जब डिकोड करोगे आप, तो आपको इस तरह से डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज अ अल्फान्यूमेरिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस डायग्राम्स। कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हाउ डू वी बेसिकली डू इट, तो समझिएगा इस बात को ध्यान से। तो सबसे पहले तो 40 का मीनिंग समझिए, और चलिए इस कोड को समझने से अच्छा हम कोड खुद ही बनाते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। इन अ सेंस दैट, लेट्स से कि आपको डायग्राम बनाने के लिए चाहिए क्या, एक तो चाहिए सर बेसिक साइज जिस पे हम लगाएंगे। तो लेट्स से ये बेसिक साइज हो गया। और क्या चाहिए सर, एक फंडामेंटल डेविएशन बता दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल डेविएशन लेट्स से 20 माइक्रोन प्लस। तो आपने बोला चलो 20 माइक्रोन प्लस है फंडामेंटल डेविएशन, तो ये लो प्लस 20 माइक्रोन फंडामेंटल डेविएशन। माइनस बोलता था, नीचे चले जाते। फिर मैंने बोला डियर टॉलरेंस विथ 30 माइक्रोन, तो आप टॉलरेंस विथ 30 माइक्रोन बनाओ। जब नीचे जाओगे ऊपर जाओगे, नीचे जाओगे तो आप फंडामेंटल डेविएशन को डिस्टर्ब कर दोगे, तो आप जाओगे ऊपर 30 माइक्रोन। This is called as tolerance width, and this is called as fundamental deviation। तो अगर ये दो इंफॉर्मेशन दे दी जाए आपको, 1 2 3, टू बी मोर प्रिसाइज ये टू बी मोर प्रिसाइज, अच्छा एक मिनट से देखते हैं। अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो ये 3 इंफॉर्मेशन, बट अगर और डिटेल में जाए तो ये बेसिकली 3 से ज्यादा इंफॉर्मेशन। कैसे, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्लस भी लिखा हुआ है। प्लस का मतलब आपको ऊपर जाना है, माइनस का मतलब आपको नीचे जाना है, राइट। सो अगर ये 3 इंफॉर्मेशन को हम कोड्स में कन्वर्ट कर दें तो विल गेट अ कोड, राइट। तो कैसे किया, देखिए ये वाला जो पार्ट है आपका पहला वाला 40S6, अगर आप
तो ये 40S6 नहीं है, मैं इन जनरल कोई सा भी एग्जांपल लेता हूँ, तो ये वाला ये 40S6 नहीं है, तो गलत इंप्रेशन में मत जाइएगा। तो दिस इज H जो लेटर है आपका यहाँ पर, ये डिनोट करता है फंडामेंटल डेविएशन को। तो लेटर्स डिनोट, अल्फाबेट्स विल डिनोट फंडामेंटल डेविएशन। मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ऑफ कोर्स इट इज एसोसिएटेड। और शुरुआत में जो 40 लिखा है वो बेसिक साइज होगी, तो सबसे पहले आपने बेसिक साइज लिख दी यहाँ पर, फिर आपकी अल्फाबेट्स आ गई और फिर नंबर आ गया। ये नंबर क्या बता रहा है आपका, ये नंबर बेसिकली 6 लिखा है बट एक्चुअली में होता है IT2 IT3, इस तरह से ये टॉलरेंस बिट बता रहा है। तीन चीज हो गई आपकी, बेसिक साइज, अल्फाबेट्स और टॉलरेंस। इसको और डिटेल में समझते हैं कि फंडामेंटल डेविएशन अल्फाबेट से कैसे डेजिग्नेट किए जाते हैं। देखिए याद रखिएगा, जो कैपिटल लेटर्स हैं वो होल्स के लिए हैं, और जो स्मॉल लेटर्स हैं वो शाफ्ट के लिए। और ये ए से लेकर, तो आई थिंक मुझे भी देखना पड़ेगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। ये देखिए, ये सब थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पर, ए से लेकर ZC तक होते हैं लेटर्स, है ना, और होल के कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं, और शाफ्ट के स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, ये पूरा। और IT की 18 ग्रेड्स होती हैं टोटल, IT01, IT00, IT1, IT2, IT3, IT16 तक होती है। ठीक है, तो लाइक दैट देयर आर टोटल 18 टॉलरेंस विद ग्रेड एंड देयर आर 26 लेटर्स आई थिंक, which makes you 25 letters having 25 divisions, right? 25 divisions for it. ठीक है, इसको समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझिए। अगर ए लेटर लिखा है मतलब वो ऐसा है, होल के लिए कैपिटल ए मतलब ऊपर होल और नीचे शाफ्ट। ठीक है सर, मतलब इसका फंडामेंटल डेविएशन ऊपर की तरफ है, कितना है वो हम बाद में देखेंगे, बट इतना तो समझ में आ गया कि ऊपर की तरफ प्लस। अब ए से लेकर H तक आप जाओगे जब, तो आपका फंडामेंटल डेविएशन ऊपर ही रहने वाला है। ठीक है, जैसे ही H पर आ जाओगे फंडामेंटल डेविएशन 0 हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज याद रखनी है आपको कि H का फंडामेंटल डेविएशन 0 होता है, और ये इस तरह से चलते हैं लाइक दिस। सिमिलर शाफ्ट पूरी उल्टी चलेगी, शाफ्ट देखो पूरी उल्टी चल रही है। स्मॉल ए शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन नेगेटिव होगा, अगर ये -10 है तो ये भी -10 होगा। सर ये इस चार्ट में आपने वैल्यूज क्यों नहीं दी, क्योंकि वैल्यूज ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा क्यों। वैल्यूज के लिए टेबल होती है, वो देखना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली शाफ्ट का जो फंडामेंटल डेविएशन होगा वो भी 0 होगा, है ना, बट यहाँ पर शाफ्ट का लोअर डेविएशन 0, लोअर डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन होगा, अपर डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन होगा, और होल का शाफ्ट का अपर डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन होगा, और होल का लोअर डेविएशन फंडामेंटल डेविएशन होगा, और फंडामेंटल डेविएशन 0 होगा। ये दोनों में बातें ध्यान रखने की, और एक बात याद रखने की कि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा अपोजिट होगा। तो इस तरह से चलता है पूरा, ये फिर चेंज हो जाता है। तो आप देखेंगे कि इस साइड में आपकी जो असेंबली चल रही है इस जोन में, वो कौन सी असेंबली चल रही है, क्लियरेंस असेंबली चल रही है। होल हमेशा बड़ा है, शाफ्ट हमेशा छोटी। धीरे धीरे फिर ट्रांजिशन और फिर इंटरफेरेंस में एंट्री। तो ये है। अब चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी 100% क्लियर होगा, ऐसे समझ में नहीं। मैं टेबल के पास ले चलता हूं आपको। हाँ, ये टेबल है। ठीक है, चलिए कोई भी एक वैल्यू निकाल के देखते हैं। मैंने आपसे कहा था 25H7, राइट, और हमें चेक करना था उसकी वैल्यू क्या आती है। अब बिना टेबल को देखे आप इतना तो बना ही सकते हो कि सर ये बेसिक साइज है 25.00, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेसिक साइज बताती है।
एच आपको पता है होल के लिए कैपिटल एच होल है, और आपको ये भी पता है कि कैपिटल एच होल है तो उसका लोअर डेविएशन 0 होगा, तो आप इतना तो बना ही सकते हो। तो अब आपको निकालना सीखना है दो चीजें। इसका तो याद था आपको फंडामेंटल डेविएशन, तो यहाँ पर फंडामेंटल डेविएशन निकालना सीखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि होल का तो याद है आपको, है ना। बट अगर आपको ये निकालना है कि ये टॉलरेंस विड्थ कितनी होगी, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 87, तो 87 ये कितनी होगी, तो हमें पता है सर ये तो 0.00 है, बट ये कितना होगा, तो हमें तो विड्थ मिल जाएगी, राइट, विड्थ मिलेगी आपको। तो कैसे करते हैं देखिएगा, 25 की बात करते हैं, है ना, 25 है, तो 25 किस रेंज में आ रहा है डियर सर, 25 आ रहा है आपका 32, और सॉरी 18 to 30, तो ये वाली टेबल देखेंगे। इसमें IT7 बोल रहे हैं ना, IT7 मैंने शायद आपको 18 कहा था, वो 18 फिर क्या हो गया आपका, छोटे डायमीटर्स के लिए आता है, ये 18 बोला था ना मैंने आपको, बट वो 10 to 18 के बीच में आता है, 21 आ गया, तो करेक्ट आंसर इज दिस इज दिस इज 21, ये 0.00 है, तो ये 21 माइक्रोन, तो 25 7 को डिकोड करोगे तो आंसर आएगा 25 0.00 0.021। यहाँ इस क्वेश्चन में एक इजीनेस ये थी कि ऑलरेडी आपको याद था, तो ये कैलकुलेट नहीं करना, तो वहां मैंने लिखा था जहां पर, वहां करेक्शन कर देते हैं। लिखा था ना मैंने कि देखेंगे इसको, ये कितना हो गया, यार एक बड़ी बड़े बाद में तकलीफ देता है, निशान लग जाते हैं ना कुछ, जस्ट अ मोमेंट, ब्लेंड क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ये निशान लग गया यार, आ गया, वो बाद में मिलते नहीं है, फिर एक मिनट रुक जाओ, चलो ढूंढ लूंगा मैं, छोड़ो उसको। ठीक सर, ये सब चीजें तो अभी तक तो थोड़ी क्लियर है, ज्यादा नहीं 100% नहीं, बट थोड़ी बहुत क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं। 40 देखा था एक हमने, तो 40 ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा है, जो लेटर्स अवेलेबल हैं, तो ये 40 हो जाएगा। एच का अगेन फंडामेंटल डेविएशन 0, अब आपको 86 देखना है, ये 86 आएगा, बट तो चलिए 40 पे जाते हैं पहले, तो 40 कौन सी रेंज में आ रहा है, तो सर 30 to 50 वाली रेंज में आ रहा है ये, और 86 है, मतलब 16, तो ये आ गया आपका 86 था ये, इसको हम 16 ले लेंगे। अब बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में कि सर ये टेबल कहाँ से आई, क्या हुआ, कैसे कर रहे हैं, फंडामेंटल डेविएशन कैसे निकालेंगे, थोड़ा पेशेंस रखें। बट एक चीज मुझे बताएं, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूँ, जरा 1 मिनट दीजिएगा, कहीं कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 16 13, ठीक है, TH5 और 15H5, कहाँ चला गया यार, एक मिनट रुको। हम्म,
जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलिए दोनों को डिकोड करते हैं एक बार। इसको डिकोड करोगे तो क्या आएगा 15 है ना, ये तो 0.00 है। H6 में 6 देखना है आपको, तो 15 का लाया करेगा 18 और 30। अरे यार 15 मतलब एक काम, सॉरी, इसको 20 ले लो। 20 का लाया करेगा 18 और 30 में लाया करेगा, और आपने 6 बोला है सर, तो 6 के लिए ये रहा, तो आंसर आया आपका 13, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 13, 00 और 13, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें होल 15 58 50.00, तो यहाँ कितना आएगा आपका H5, तो 50 50 भी मत लो, एक काम करो इसको 50 to 80 है ना, इसको ले लो 60 ले लो। 60 H5 बताओ कितना आ रहा है, तो 60 सर इस रेंज में आएगा 50 to 80 की रेंज में, और H5 बोले तो ये 30, ठीक है। तो सर ये रहा आपका 30, मतलब आप देख रहे हो 60 H5 एंड 20 H6 दे हैव सेम टॉलरेंस विड्थ, बट विच वन इज मोर इजियर टू मेक, किसको ज्यादा आसानी से बना सकते हो, किसमें टाइम कम लगेगा, मतलब नॉट कि इस 20 में ज्यादा मटेरियल रिमूव करना है, वो बात नहीं। विच वन इज मोर इजियर, मतलब 60 में 13 माइक्रोन की टॉलरेंस बनाना ज्यादा आसान है कि 20 में 13 माइक्रोन की टॉलरेंस बनाना ज्यादा आसान है? डिफिकल्ट कौन सा है, डिफिकल्ट कौन सा है? 60 में सर, 60 में। हाँ देखो, हमेशा याद रखना कि जितनी बड़ी लेंथ होगी उसमें जितने आप टॉलरेंसेस, अब जैसे मैं इसको एग्जांपल लेता हूँ, 60 के होल में 13 माइक्रोन मेंटेन करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू 20 के होल में 13 माइक्रोन मेंटेन करना। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक आपको 5 मीटर की रॉड को 10 माइक्रोन में बनाना है, और एक आपको 10 की रॉड को या 20 की रॉड को 5 माइक्रोन के अंदर बनाना है। तो डेफिनेटली 10 मीटर की रॉड इतनी बड़ी होगी कि उसके ऊपर आप कुछ भी ऑपरेशन करोगे, इनर्शिया के कारण आप इतना टाइट टॉलरेंस अचीव नहीं कर पाओगे। तो जब भी सिस्टम 60 का होल बनाना है, तो सिस्टम हेवी हो चुका है आपका, मतलब साइजेस बढ़ चुकी है सबकी, टूल की, मशीन की, एवरीथिंग। तो डेफिनेटली वहां पर वाइब्रेशन भी ज्यादा होंगे और इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि सिस्टम का, तो बिकॉज ऑफ दैट इट वुड बी मोर डिफिकल्ट, तो ये ज्यादा डिफिकल्ट और ये ज्यादा इजी है। इसलिए हमने अब एक ग्रुपिंग कर रखी है, बेसिकली ग्रुपिंग इसलिए ही, इंडिविजुअल नहीं दिया हुआ है। अगर आपको 18 टू 30 की रेंज में है तो आपको ये मिलेगा, 50 टू 80 की रेंज में है तो आपको लेट्स से ये मिलेगा। तो इस तरह से ग्रुप्स बनाए हैं। और आर यू गेटिंग दिस कि 50 टू 80 ऑलमोस्ट बिहेव इन अ सिमिलर मैनर, 18 टू 30 बिहेव्स भी, तो सिमिलर ग्रुप्स को हमने यहाँ पर डिफाइन किया है और ये बना है। अभी कैलकुलेशन कैसे किए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। आप एक काम कीजिए, अपनी कॉपी में ये आई फॉर्मूला लिख लीजिए सबसे पहले। तो इसे हम फंडामेंटल डेविएशन, सॉरी इसे हम बेसिक यूनिट कहते हैं, बेसिक साइज यूनिट, और स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट, सॉरी नॉट बेसिक साइज यूनिट, स्टैंडर्ड टॉलरेंस यूनिट कहते हैं इसको हम, ठीक है। इसे कॉपी कर लें सबसे पहले, ठीक है। और इसमें जो डी होगा आपका, वो रूट ऑफ D1 D2, और D1 D2 क्या है आपके, ये डायमीटर है, ये आपको एग्जाम में दिए हुए होंगे सब, ये D1 है, ये D2, और यहाँ पर अप टू एंड इंक्लूडिंग है, मतलब कभी कंफ्यूजन हो जाए कि सर 30 में क्या करना है, तो 30 में यही वाला लेना है, 18 से 30 वाला, राइट। प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, डोंट वरी। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, गेट का ही क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
आपको क्या निकालना है? आपको तो बेसिकली 60 इफेक्ट का डायग्राम करना है। अब बिना कुछ करे भी आप इतना तो बना ही सकते हो। ये 60.00 हो गया। एफ मतलब शाफ्ट है ना, और शाफ्ट में एच तक ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच ऐसी आती है आपकी, ये तो ऐसी है, मतलब ये ऐसा बनेगा। इतना तो आ गया। अब आपको क्या निकालना है, बट आप ये नहीं निकाल सकते। दिस इज व्हाट इज गिवन एज IT8। और ये है आपका फंडामेंटल डेविएशन। दोनों निकालना सकते हैं। सबसे पहले आई निकालना होगा आपको, चाहे आप IT8 निकालो चाहे फंडामेंटल डेविएशन निकालो। आई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? 0.045, 0.5, ओके 45 है, हाँ ठीक है, वही। ठीक है, तो D इक्वल टू रूट ऑफ D1 D2। अब 60 कौन सी रेंज में आता है, ये एग्जाम में दिया हुआ है आपको। 60 आता है 50 to 80 की रेंज में, ये लिखा है। आई का फॉर्मूला भी गेट में लकीली दिया हुआ, इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो देते भी नहीं। तो 60 to 80 लिखा है ना, हाँ 50 to 80, सॉरी 50 to 80। तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। 50 into 80 का रूट आंसर, तो ये आएगा 63.245। इसकी पावर 0.3333 मतलब इंटू 0.45, तो ये आया 1.792 प्लस, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ठीक है। 63.245 मल्टीप्लाई बाय 0.001, दिस विल गिव 0.0632, 1 प्लस 1.792, तो ये आएगा आपका I इक्वल टू 1.85। ये माइक्रोमीटर में आएगा, मतलब अगर आप डायमीटर mm में डालेंगे तो आंसर माइक्रोमीटर, याद रखिएगा 1.85, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस आई निकाल गया, उसके बाद अब आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आपको सारे फॉर्मूलेज दिए हैं, देखो IT8 का फॉर्मूला दिया हुआ है 25, तो इसमें अगर मैं 25 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.85 में, तो मुझे 46.25 आ जाता है। तो दिस विल बिकम मेरा 25i, तो ये 46.25 है, तो मैं इसे 46 मान लूंगा, ठीक है। और क्योंकि माइक्रोन में चल रहा है डी, ऑलरेडी हम 0.0046 में काम कर रहे हैं, याद ये मत भूलिए। और फंडामेंटल डेविएशन देखिए -5.5, डी की पावर, डी कितना है आपका अभी, ये रूट D1 D2 63.245, तो 63.245 की पावर, हाँ अच्छा इसी में लिखा है ना 0.4, 63.245 की पावर 0.41 मल्टीप्लाई बाय 5.5, so that makes it -30.116 माइक्रोन। तो इसे हम -30 माइक्रोन, -30 माइक्रोन आप समझ रहे हैं कि माइनस दिया हुआ है, और ये तो ऑलरेडी हम प्रेडिक्ट कर चुके थे क्योंकि हमें डायग्राम मिला था। दिस इज -30। तो इस तरह से हमने पूरे सर्कल को, पूरे डायग्राम को डिकोड किया, और आंसर आया आपका, ये शाफ्ट है, भूलिएगा मत। अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखना है आपको, तो कितनी होगी लोअर लिमिट आपकी सर? 60 माइनस 0.046, ये तो हो गया 59.954, ये हो गई लोअर लिमिट, और अपर लिमिट हो गई आपकी 59.970। सर लोअर लिमिट में 76 माइनस होगा ना सर? हाँ एक्सट्रीमली सॉरी, 76 माइनस होगा, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। 76 होगा ना, 30 भी तो आएगा, 60 माइनस 0.076, तो 59.924, और अपर लिमिट आ जाएगी ये, तो ऑप्शन आता है आपका ए।
बिना कैलकुलेशन के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे आप, क्योंकि 60 वाला तो हट ही जाता है ये दोनों, और ये तीनों ही हट जाते, तो ये भी आ जाता आपका आंसर। बट अभी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह आपको ये बताया कि कैसे वैल्यूज के गेट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। गेट में क्या, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको टेबल नहीं दी जाएगी, कभी दे दे टेबल तो आपको टेबल देखना सिखा दी मैंने, अगर टेबल नहीं दी तो आप निकाल लीजिएगा। अब जैसे आप टेबल से निकालना चाहें तो सेम ही आंसर आएगा आपका, फंडामेंटल डेविएशन की टेबल नहीं होती है, फंडामेंटल डेविएशन के फॉर्मूले हैं यहाँ पर। अब आप देख लीजिए, आपको क्या निकालना है, F8 निकालना है ना, मतलब IT8 निकालना है 60 के लिए, 60 के लिए IT8 निकालना है आपको, तो चलिए जाइए टेबल के पास। 60 कहाँ आता है, 60 आएगा ये वाली रेंज में आपकी, 60 आएगा इसमें वाली टेबल में। अब क्या बोल रहा है वो, IT8 इसमें आएगा 60, ये देखो 46, ये पड़ा 46 आपका, समझ गए? तो ऐसे निकालना है, वैसे निकाल लो, ये टेबल इसी फॉर्मूले से बनी। कौन से फॉर्मूले हैं? ये वाले फॉर्मूले, इसे भूल जाओ आप, ये IT5 10i 16i 55i 40i इस तरह से 400 मतलब जैसे जैसे आई आपके विड्थ बढ़ रही है वैसे वैसे आपके टॉलरेंस जोन बढ़ रहे हैं। मतलब सबसे बुरे किसमें है, IT16 सैंड कास्टिंग। आप जानते हो सैंड कास्टिंग में बहुत ही वाइड टॉलरेंसेस होते हैं, आप एक्यूरेट बनाना पॉसिबल नहीं है, स्पेशली सैंड कास्टिंग, मतलब बहुत टाइट टॉलरेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। और प्रिसीजन में आप देखिए, प्रिसीजन के जो ऑपरेशन है वो IT7 IT6 में आता है। देखिए ग्राइंडिंग IT6 में आ गया जैसे, तो ग्राइंडिंग से और ज्यादा भी सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन जो होते हैं, लैपिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, वो इसमें आते हैं। फिर ये रफ टर्निंग कर रहे हो, रफिंग के ऑपरेशन कर रहे हो, तो ये इस ग्रेड में। तो अलग अलग ग्रेड्स में अलग अलग रेंजेस होती है। सर तो पेपर में हमें टेबल अवेलेबल रहेगा कि हम लोग को ऐसे फॉर्मुलेस दिए रहेंगे? फॉर्मूले नहीं देंगे, टेबल नहीं आता अभी, आज तक तो नहीं आया, आप देने में तो दे दे, आप देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट आज तक तो नहीं आया। ठीक है, तो सर ऐसे ये IT8 और फंडामेंटल डेविएशन वगैरह दे देगा वो? हाँ ये दे देता है एग्जाम। अभी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से अच्छा ठीक है कि सर। जैसे ये IT8 दे देगा, है ना। ये फॉर्मूला फिर भी याद कर लेना, भरोसा नहीं है कि दे या नहीं, इसलिए इसको याद रख लेना। IT के फॉर्मूले तो भाई बहुत सारे हैं, याद नहीं रखने की जरूरत है, और फंडामेंटल डेविएशन की भी याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, एज एन होमवर्क करिएगा उसे आराम से इत्मीनान से। अच्छा क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज का। कन्वेंशनल क्वेश्चन है IAS का। एक काम करो, कर ही लो, खत्म ही करो, कर लो, क्वेश्चन के पीछे काम छोड़ के रखेंगे। अब यहाँ पर क्या है देखो, मैं थोड़ी सी हिंट देता हूँ फिर आप स्टार्ट करिएगा। यहाँ पर आपको पूरा पेयर दी हुई, तो एक्चुअली में इंडस्ट्रीज में से ही दिया जाता है कि 100 F8 और H10। सुनिएगा 2 मिनट मेरी बात। तो स्टूडेंट या जो इंजीनियर्स होते हैं वो तुरंत उनके दिमाग में आ जाता है, देखो कैसे दिमाग में आएगा, मैं बताता हूँ आपको, होल्ड कीजिएगा। H10 है मतलब शाफ्ट आपकी अपर डेविएशन 0 है, तो ये तो शाफ्ट बन गई। ABCDEF GH, होल H पे जाके 0 होता है, ये होल की बात है, ये होल है, ये शाफ्ट है, दोनों की असेंबली एक साथ दे रही है, तो ये आपकी होल बन रही है। ना वो डायग्राम याद रखिएगा, ए से लेकर एच के बीच में जो होता है वो आपका होल ऊपर रहता है हमेशा और शाफ्ट नीचे रहती है, ये होल हो गई। अब ये सब निकालना है आपको, ये निकालना है, ये क्या होगा आपका IT10 होगा, किसके लिए 100 mm के लिए। ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका IT8, किसके लिए 100 mm के लिए। अब आपको ये निकालना है। अब आप देखें यहाँ पर आपको D1 D2 निकालने के लिए दिया हुआ, तो यहाँ से D आ जाएगा, और फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट दिया। अब बच्चा बोलता है सर फंडामेंटल डेविएशन ऑफ शाफ्ट तो 0 है, क्यों दिया हुआ है? तो अब आप लोग सोचें क्यों दिया हुआ है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को।
सर क्या क्या निकालना है? ये सभी निकाल दो, डायग्राम बना दो पूरा, और क्या है बस। ये डायग्राम बना दो पूरा। ये फंडामेंटल डेविएशन कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा। सर बट क्वेश्चन में शाफ्ट का फंडामेंटल डेविएशन दिया है सर, फॉर्मूला उसका एफ शाफ्ट दिया है, स्मॉल एफ। हाँ ना, तो वही तो चैलेंज है आपके लिए, वो बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। सर 100 mm का होल 90, सॉरी नहीं सर, ये जो होल का फंडामेंटल डेविएशन है वो 36 माइक्रॉन आता है। अच्छा, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। IT8 का 54 माइक्रॉन्स और IT10 का 139 माइक्रॉन्स। ठीक है, ये यहाँ से 97.9 आपने पहले डी निकाल लिया, करेक्ट। हाँ फिर आप यहाँ से आई निकाल लोगे, करेक्ट। आई कितना आया होगा आपका, 0.45 क्यूब डी प्लस 0.001 डी, राइट। तो आई थिंक 97.9। एक मिनट रुको यार। तो इसकी पावर 0.3333। 2.1725 आई। एक मिनट रुक जाओ, मैं भी कर ही लेता हूँ साथ साथ में। प्लस 2.08, करेक्ट। तो अब आपका 25 आई कितना है इसमें, 25 मल्टीप्लाई सर 1725 आता है सर, 2.1725। 2.17। हाँ सर। 1725। यस। 2.0745 आया था। एक मिनट रुको यार, कहाँ गलती हो रही है फिर। अच्छा, 2.07 तो पहली टर्म है, इसमें ऐड होगी 0.001 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 2.07, 2.17, करेक्ट। ठीक है, और अब आएगा यहाँ पर 25 आई, राइट। तो इसमें 25 मल्टीप्लाई किया तो ये वाला टर्म आ गया आपका 54, और फिर आपने इसमें 64 इंटू 2.17 मल्टीप्लाई करा तो ये आया 139। तो 25 आई आ गया आपका। 25 आई किसके लिए था, 88 के लिए था। तो ये आ गया 54 और ये आ गया 139। बताओ भाई, कैलकुलेशन सही है इतने, यहाँ तक बताओ। हाँ हाँ सर। हाँ सही है। सर। अब बचता है बस ये। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जितना होल का ऊपर होगा उतना ही शाफ्ट का नीचे होगा, करेक्ट। तो ये अगर आपका, उन्होंने होल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो शाफ्ट का भी तो यही होगा। कहाँ डाउट है इसमें आपको? अगर आपको होल का दिया हुआ है तो शाफ्ट का भी तो यही होगा।
हाँ जी बताएं, इसमें कहीं डाउट? मैंने आपको बताया था, याद है? नो ये सर। डायग्राम कि ये अगर आपका प्लस जाएगा यहाँ पर, जितना ये प्लस जाएगा तो उतना ये माइनस जाएगा। तो उन्होंने क्या चैलेंज दिया है बच्चों को, ये गेट में पता है अब ये आएगा गेट में, ये गेट में अभी तक कॉन्सेप्ट चेक नहीं किया हम लोगों ने। बच्चों को क्या, मैंने बहुत सारे टीचर्स को भी देखा, ये चीज इतनी क्लियर नहीं होती है, बट ये ऐसा ही है। तो अगर आपको शाफ्ट दिया हुआ है माइनस में तो आप होल प्लस मान सकते। तो ये क्या है, ये प्लस 5.5 डी की पावर 0.4। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेक्ट कर लीजिएगा आप गेट में, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करने पर? 36 97.9 की पावर 0.41 मल्टीप्लाई बाय 5.5, दैट इज 36। तो ये 36 हो गया आपका। दैट्स इट, दैट्स हाउ वी डू इट। ठीक है, बस यही कहानी है। अब एक बार और प्रिंट करके देखता हूँ आपकी वो फाइल जो कल थी, अगर वो प्रिंट हो जाती है तो बिना एरर के तो ठीक है, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा बेटर ऑप्शन मुझे वही अभी दिख रहा है, क्योंकि वो लिंक शेयर करना भी मुझे सर्च करना पड़ेगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, वो पर्टिकुलर पीडीएफ ही नहीं बन रही है। ये विजिबल है आपको साइज इतनी स्क्रीनशॉट के लिए? हाँ? सर वो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी नहीं हो रहा क्या? नहीं कन्वर्ट हो रहा है यार, कहीं में भी नहीं हो रहा। मैंने सब ट्राई कर लिया उसको, मतलब आधी घंटे पचा मैं उस दिन, पहले तुमको भेजा फिर वो डिलीट करा मैंने, फिर उसके बाद में परेशानी हो रहा था उसको करने के लिए। कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा उसका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, बट अभी नहीं हो रहा है वो। अभी अभी मैंने एक दूसरे कंप्यूटर पे लगा के देखा उसको, लेट्स सी होता है नहीं होता है। कि उसके बाद तो फिर मैंने भी सिस्टम चालू नहीं किया था, अभी आपको पढ़ाने के लिए सिस्टम चालू किया है। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ यार, अननेसेसरी डेटा वेस्ट हो रहा है।